हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सी चंदन सिंह और मैं आप लोगों को अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले 3-4 दिन से मैं कोई क्लास नहीं डाल पा रहा था। एक्चुअली दोस्तों, मेरे फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी। तो दोस्तों, मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी दोस्तों। तो ये बहुत ही सैड न्यूज़ था और मैं काफ़ी इससे डिस्टर्ब हो गया था। तो इसके चक्कर में दोस्तों मैं कोई क्लास अपलोड नहीं कर पाया, तो सॉरी फॉर डैट। तो आज मैं आप लोगों के सामने चैप्टर नंबर 14 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग का जो चैप्टर है, ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को देने जा रहा हूँ। तो आप लोग बस इसको रैप अप कर लें अच्छे से। और ये नोट्स जो है दोस्तों, ये आप लोगों को मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से इसको रेफ़र कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना कोई डिले किए हुए। आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है, चैप्टर 14 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग, ये चैप्टर दोस्तों किस चीज़ के बारे में है। देखिए, इसके अंदर मेनली क्या होगा, जो भी कंपनी की जो मैनेजमेंट होगी, जो कंपनी के मैनेजमेंट होंगे, तो कंपनी के मैनेजमेंट के यहाँ पे दोस्तों मेन रोल क्या होगा, वो यहाँ पे स्ट्रेटजी को दोस्तों फॉर्मुलेट करेंगे। स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करेंगे और स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन करने के लिए जब भी हम स्ट्रेटजी दोस्तों फॉर्मुलेट करते हैं, तो स्ट्रेटजी कोई इतना आसान चीज़ नहीं है कि बस वैसे ही हम फॉर्मुलेट हो जाती है। इसके लिए हमें अपने बिजनेस का जो भी एनवायरनमेंट होता है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, जो हमारे पास रिसोर्स की जो अवेलेबिलिटी है, उसके बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, अपने स्ट्रेटजी को बनाते हैं। और स्ट्रेटजी को इस तरीके से हम बनाते हैं ताकि जो मेन गोल और ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या हो सके, अचीव हो सके, ठीक है दोस्तों। वो क्या हो सके दोस्तों, वो अचीव हो सके, ठीक है ना। तो यही चीज़ हमें चैप्टर में पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग कि ये एक्चुअली में क्या चीज़ है। देखो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। देखिए, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग इन्वॉल्व केयरफुल फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, ठीक है। क्या होता है ये होता है फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। कौन करता है बताओ, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये किसके बेस पे होगा दोस्तों, ये किसके बेस पे होगा, तो इट इज बेस्ड ऑन डेलिब्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी होगी आपके पास, उसके बेसिस पे, और असेसमेंट के बेसिस पे। तो असेसमेंट किस चीज़ का होगा, असेसमेंट दोस्तों किस चीज़ का होगा, असेसमेंट किस चीज़ का होगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल का, ठीक है दोस्तों। इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होगा, इसका आपका असेसमेंट होगा। इसी के असेसमेंट के बेसिस पर आपको देखना है कि आपको स्ट्रेटेजी कैसे ड्राफ्ट करना है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और जो काफ़ी सुटेबल होनी चाहिए। तो देखो, तो ये जो स्ट्रेटेजी आप बनाओगे, ये क्या करेगा, ये स्ट्रेटेजी आपके ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। और यही आपको बताएगा कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उसके थ्रू आपका विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल, रिसोर्स, वो सही तरीके से आप यूटिलाइज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये सारी बातें आपको पता लगेंगी किस चीज़ से, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और प्लानिंग से, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर देखो, मेनली जो आप लोग पढ़ोगे, इसमें हमें एक्चुअली में क्या पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, इस चैप्टर के अंदर दोस्तों बस वेरियस टाइप्स की जो भी स्ट्रेटेजी होती हैं, उन स्ट्रेटेजी का ही हमें स्टडी करना है, ठीक है। अलग अलग है, कहीं पे शॉर्ट है, टो है, एनसन का मैट्रिक्स है। तो जैसे ही कुछ मैट्रिक्स हैं और कुछ अपने इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस है। तो यही ये पूरे इस चैप्टर के अंदर, और कुछ भी। हाँ, चैप्टर थोड़ा सा लेंदी तो है, ये मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखो, अब इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक हमारा शुरू होता है, वो है सिचुएशन एनालिसिस, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये सिचुएशन एनालिसिस क्या है, तो देखो दोस्तों, जो सिचुएशन एनालिसिस है ना,
सिचुएशन एनालिसिस एक्चुअली में ये कंपनी का जो एनवायरनमेंट है, जो भी आपके कंपनी का एनवायरनमेंट है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उसी का एनालिसिस करना है, ठीक है। क्योंकि उसी के एनालिसिस के बेस पे आपको पता लगेगा कि स्ट्रेटेजी आपको कैसे ड्राफ्ट करनी है, और स्ट्रेटेजी जो भी आपकी बनेगी वो बनेगी प्रॉपर तरीके से। कैसे बनेगी स्ट्रेटेजी? वो स्ट्रेटेजी बनेगी आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और गोल, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के ही हम स्ट्रेटेजी को दोस्तों ड्राफ्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर स्ट्रेटेजी बनाने में कुछ भी गड़बड़ी हो गई ना, तो इससे क्या होगा, कंपनी का क्या होगा, कंपनी किसी भी एंगल से अपने ऑब्जेक्टिव गोल को दोस्तों अचीव ही नहीं कर पाएगी। जिस पर्पज़ के लिए कंपनी बनी है उस पर्पज़ को कंपनी अचीव कभी भी नहीं कर पाएगी। तो इसलिए दोस्तों प्रॉपर तरीके से प्लानिंग होना, प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी का ड्राफ्टिंग होना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी कंपनी के लिए। तो देखिए ये बोलता है कि बिफोर डेवलपिंग एनी स्ट्रेटेजी, ओके, कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने से पहले द फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज क्या है, कैरिंग आउट सिचुएशन एनालिसिस। तो जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो क्या है, वो रिक्वायरमेंट है सिचुएशन का एनालिसिस करना। क्योंकि जब तक सिचुएशन एनालिसिस नहीं करोगे तो आप स्ट्रेटेजी को डेवलप ही नहीं कर पाओगे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो देखो जो आपका सिचुएशन एनालिसिस होता है वो क्या होता है, वो एनवायरनमेंट का एनालिसिस होता है, ठीक है। इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। तो किसी भी एसेंशियल स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का एक बहुत ही जरूरी कंपोनेंट होता है सिचुएशन का एनालिसिस। एंड इट हैज़ टू बी एश्योर्ड डैट, हमें यह भी एश्योर्ड करना पड़ेगा कि ये जो एनालिसिस है इसको हम पीरियोडिकली कंडक्ट करें टू कीप स्ट्रेटेजी अप टू डेट। इसको पीरियोडिकली हम क्या करते रहें, हम इसको प्रॉपर तरीके से दोस्तों एनालिसिस करते रहें। क्योंकि देखो जिस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेल करता है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन जिस एनवायरनमेंट में प्रिवेल करती है एक्चुअली वो एनवायरनमेंट कभी भी फिक्स तो होता नहीं है, उसमें वेरियस चेंजेस आती रहती हैं। तो उस वेरियस जो चेंजेस होती हैं ना, तो उसको रेगुलर बेसिस पर हमें क्या करना होता है, उसको ट्रैक करना होता है, एनालिसिस करना होता है, ताकि उसी के बेसिस पे अगर ज़रूरत महसूस हो तो स्ट्रेटेजी के अंदर भी हमें बदलाव करना पड़ता है, जिससे कि स्ट्रेटेजी आपका अप टू डेट बना रहे। तो देखिए दोस्तों, कंप्लीट सिचुएशन एनालिसिस फोकस्ड ऑन 4 एरिया, 4 एरिया पे फोकस करता है कंप्लीट। बताओ पहला क्या है, द प्रॉब्लम। पहला क्या, तो सिचुएशन एनालिसिस किस पर फोकस करेगा दोस्तों, प्रॉब्लम के ऊपर। तो प्रॉब्लम में क्या करेगा, इट्स सिवियरिटी एंड कॉजेज। तो प्रॉब्लम में क्या देखेगा कि ये जो प्रॉब्लम है वो कितना ज़्यादा हमारे लिए परेशानी की बातें हैं और इसके कारण क्या है। तो जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का क्वांटिफिकेशन, कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे और इसके कॉजेस क्या क्या है, क्या क्या कारण है। उसके बाद जो दूसरा जो है दोस्तों वो है द पीपल। तो पीपल में क्या एनालिसिस आप करोगे, पोटेंशियल स्टेक होल्डर। जो भी आपके स्टेक होल्डर हैं दोस्तों, चाहे वो आपके एम्प्लॉई हों, चाहे क्रिएटर हो, चाहे आपके लेंडर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, शेयर होल्डर हों, इन हर एक पोटेंशियल स्टेक होल्डर का भी एनालिसिस किया जाएगा। देन ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट। तो ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट ये है इन विच द प्रॉब्लम प्रिवेल। तो ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट क्या है, जिसके अंदर आपकी कंपनी का प्रॉब्लम प्रिवेल करता है। फैक्टर, चौथा है फैक्टर, मतलब फैसिलिटेटिंग बिहेवियर चेंज। तो ये जो फैक्टर होगा, फैक्टर के एनालिसिस हम क्यों करेंगे, क्योंकि इसी फैक्टरों के वजह से ही हमारे एनवायरनमेंट के बिहेवियर में क्या आता रहता है, चेंजेस आती रहती हैं, ठीक है। तो ये 4 चीज़ों का हमें एनालिसिस करना होता है सिचुएशन एनालिसिस में, प्रॉब्लम के ऊपर, पीपल के ऊपर, ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट के ऊपर और फैक्टर के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सिचुएशन एनालिसिस टेक इनटू अकाउंट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो सिचुएशन एनालिसिस में क्या क्या आती हैं आपकी, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आता है, ठीक है, ऑफ एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी का जो भी इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा वो सिचुएशन एनालिसिस के अंदर आ जाएगा। एंड क्लियरली आइडेंटिफाई इट्स ओन कैपेबिलिटी, क्लियरली आइडेंटिफाई इट्स ओन कैपेबिलिटी।
तो केवल आपको एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट को ही क्यों एनालाइज नहीं करना, बल्कि इसके अंदर आपके कैपेबिलिटी को भी आइडेंटिफाई करना है। जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के कैपेबिलिटी को भी दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन के कैपेबिलिटी को भी क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। और ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी क्या है, आपके जो कस्टमर हैं, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर हैं, आपके जो कंपटीटर हैं, आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, और इसका जो भी इम्पैक्ट है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन पर डालने जा रहा है। इन हर एक चीज़ का क्या करना होगा, प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना होगा। और जो आपका सिचुएशन एनालिसिस होता है, इसी सिचुएशन एनालिसिस के वजह से हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। ठीक है। और जब एक बार अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट आप पता लगा लोगे, तो इसी के बेसिस पे आप लोग फोरकास्टिंग कर पाओगे। क्या फोरकास्टिंग कर पाओगे कि हमें क्या प्लान अंडरटेक करना है, वो भी एनवायरमेंटल को देखते हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए, होप सो समझ में आया हो। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए, नीड ऑफ सिचुएशन एनालिसिस। सिचुएशन एनालिसिस करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो देखो, सिचुएशन एनालिसिस पेव्स द वे फॉर स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। सिचुएशन एनालिसिस रास्ता बनाता है कि किसका, स्ट्रेटेजी के डेवलपमेंट का। बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रायोरिटी, बाय ब्रिंगिंग आउट अ क्लियर डिटेल्ड एंड रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, डिटेल्ड एंड रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेस, challenges and barriers regarding formulation of business plan. Regarding formulation of business plan, the quality of situation analysis will affect the success of the whole plan. तो जो भी सिचुएशन एनालिसिस का क्वालिटी होगा, वही आपके ऑर्गेनाइजेशन के होल प्लान के सक्सेस या फेलियर को डिसाइड करेगा। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में? तो हम क्या करते हैं, समझ में आया ना? आइए अब देखते हैं सुटेबिलिटी ऑफ सिचुएशन एनालिसिस। सुटेबिलिटी ऑफ सिचुएशन एनालिसिस का सुटेबल कहाँ पे होगा? तो देखो, ए स्मॉल या वेल नेटेड एंड फोकस्ड टीम फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन शुड कंडक्ट द सिचुएशन एनालिसिस। तो ये क्या बोलता है, एक स्मॉल वेल नेटेड एंड फोकस्ड टीम फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम क्या करते हैं, एक टीम बनाएंगे, छोटा सा टीम बनाएंगे, काफ़ी मतलब स्किल्ड टीम। वो भी कहाँ से हम अडोप्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फंक्शनल एरिया से अडोप्ट करेंगे, और वही लोग मिल के क्या करेंगे, सिचुएशन एनालिसिस को दोस्तों कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो इट में बी डन बाय कंडक्टिंग इन डेप्थ इंटरव्यू। तो इसमें हम क्या करते हैं, इन डेप्थ इंटरव्यू करते हैं, फोकस करते हैं ग्रुप डिस्कशन के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर, कम्युनिटी डायलॉग के ऊपर, स्मॉल ग्रुप मीटिंग के ऊपर, एंड टास्क फॉर एंगेजमेंट और पार्टिसिपेटरी स्टेक होल्डर वर्कशॉप। पार्टिसिपेटरी स्टेक होल्डर वर्कशॉप। ठीक है दोस्तों, तो ये सब काम हमें दोस्तों यहाँ पे करना होता है। ठीक है, अब आइए, टाइमिंग ऑफ कंडक्टिंग सिचुएशन एनालिसिस। टाइमिंग ऑफ कंडक्टिंग सिचुएशन एनालिसिस। टाइमिंग ऑफ कंडक्टिंग सिचुएशन एनालिसिस। तो देखो, सिचुएशन एनालिसिस कंडक्ट करने का दोस्तों टाइमिंग क्या है? तो सिचुएशन एनालिसिस शुड बी कंडक्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ एनी प्रोग्राम। ठीक है, तो जो भी सिचुएशन एनालिसिस जो कंडक्ट की जाएगी, वो किसी भी प्रोग्राम या प्रोजेक्ट के बिगिनिंग में की जाएगी। ठीक है ना, किसी भी प्रोग्राम या प्रोजेक्ट के बिगिनिंग में ही आप सिचुएशन एनालिसिस को करोगे, बिफोर डेवलपिंग अ स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी बनाने से पहले जो भी प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग होगा, उस स्टार्टिंग में ही आप लोग क्या करोगे, सिचुएशन एनालिसिस को दोस्तों कंडक्ट करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट ऑफ सिचुएशन एनालिसिस। सिचुएशन एनालिसिस का
मेन एलिमेंट क्या क्या है। अब एलिमेंट हम देख लेते हैं। देखो एलिमेंट में सबसे पहला है आप लोगों का प्रोडक्ट सिचुएशन, कि प्रोडक्ट का क्या सिचुएशन है। जो भी सिचुएशन एनालिसिस करोगे तो उसके एलिमेंट में सबसे पहला क्या है, प्रोडक्ट सिचुएशन। कहने का मतलब ये है कि आपका जो कंपनी है वो प्रेजेंट में कौन से प्रोडक्ट को ऑफर करती है, मतलब आपकी कंपनी किस प्रोडक्ट के अंदर डील करती है। तो इसमें प्रोडक्ट सिचुएशन में हमें जो भी कंपनी प्रोडक्ट ऑफर करती है कस्टमर को, उस प्रोडक्ट को हमें देखना होता है। और देखो जो भी आपका प्रोडक्ट होगा वो फिर से हम डिफरेंट पार्ट में तोड़ेंगे। देखो एक तो कोर प्रोडक्ट दोस्तों क्या हो गया, कोर प्रोडक्ट तो वो प्रोडक्ट हो गया जो आपके कंपनी के रेवेन्यू का मेजर प्रोडक्ट है, मेजर रेवेन्यू जनरेट करता है। और उसके बाद इसमें आता है सेकेंडरी या एंसिलरी सपोर्टिंग प्रोडक्ट या सर्विसेज, और कुछ सपोर्टिंग प्रोडक्ट या सर्विसेज होती है। तो इनका हमें प्रॉपर तरीके से दोस्तों क्या करना होगा, एनालिसिस करना होगा। वाइल डूइंग सो द नीड ऑफ कस्टमर शुड बी टेकन इनटू। तो यहाँ पे दोस्तों मेनली हम क्या करेंगे, जो भी कस्टमर का जो नीड है ना, कस्टमर के नीड को हम लोग ध्यान में रख के प्रोडक्ट सिचुएशन का हम क्या करेंगे दोस्तों, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा है आपका कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। तो देखो दिस इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्स टू आइडेंटिफाई दी क्लोजेड कंपिटिटर। तो देखो दोस्तों कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में क्या होगा, जो भी आपके प्रोडक्ट के जो कंपिटिटर हैं मार्केट के अंदर, उन कंपिटिटर का हमें क्या करना होगा, एनालिसिस करना होगा। हमें ये देखना होगा कि कौन सा कंपिटिटर हमारे काफ़ी क्लोज है, जो हमें क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। तो देखो इट इन्वॉल्व फाइंडिंग कोर कंपिटेंसी ऑफ द कंपिटिटर। तो कंपिटिटर के हम क्या करेंगे, कोर कंपिटेंसी को देखेंगे। जो कंपिटिटर का जो भी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे कि उसका जो गाइडिंग फैक्टर है वो क्या है, एज कंपेयर टू आवर ओन ऑर्गेनाइजेशन। कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन कंपेरिजन में जो कंपिटिटर का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोर कंपिटेंसी फैक्टर क्या है इन द एरिया इन विच दे आर हैव स्ट्रॉन्ग होल्ड। और वो एरिया जिसके अंदर ये कंपिटिटर का जो पोजीशन है, जो होल्डिंग है, वो काफ़ी बेटर है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें देखना होगा। नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन में दोस्तों जो आपका प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो डिलीवरी होता है, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट आप लोग चूज करते हो, जो लॉजिस्टिक आप लोग चूज करते हो। याद है आपको पिछले चैप्टर में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था लॉजिस्टिक के बारे में हमने पढ़ा था। तो उन्हीं सारी चीज़ों का रिव्यू और डिस्ट्रीब्यूशन करना। उसके बाद आपका आता है एनवायरमेंटल फैक्टर। फिर हम क्या देखेंगे, एनवायरमेंटल फैक्टर को देखेंगे। और एनवायरमेंटल फैक्टर में दोस्तों आपको पता ही है, इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट फैक्टर को हम लोग ध्यान में रखेंगे। एंड दिस इंक्लूड इकोनॉमिक और सोशियोलॉजिकल फैक्टर दैट इम्पैक्ट परफॉर्मेंस। तो इसके अंदर दोस्तों क्या होगा, इकोनॉमिक और सोशियोलॉजिकल फैक्टर होगा जो हमारे परफॉर्मेंस को क्या करेगा दोस्तों, इम्पैक्ट करेगा। ठीक है ना, जो हमारे परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगा। चलिए उसके बाद दोस्तों आता है अपॉर्चुनिटी एंड इशू एनालिसिस। तो देखो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी इशू एनालिसिस में क्या है, वही है आपका शॉर्ट एनालिसिस। यहाँ पे दोस्तों शॉर्ट एनालिसिस की जाएगी। शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो देखो करंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन द मार्केट, कि मार्केट के अंदर करंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, मेन थ्रेट दैट बिजनेस इज फेसिंग। और हम क्या देखना है, मेन हमें दोस्तों यहाँ पे थ्रेट देखना है, मेन थ्रेट देखना है जो कि हमारे बिजनेस वाले फेस कर रहे हैं। एंड दी बताओ क्या, स्ट्रेंथ दैट बिजनेस कैन रिलाई। और क्या स्ट्रेंथ है बिजनेस का, और वीकनेस क्या क्या है जो कि कंपनी के बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, एक तो कंपनी के स्ट्रेंथ देखा जाएगा कि कंपनी किस चीज़ में विएबल है,
उसके बाद कंपनी के वीकनेस को देखा जाएगा, जो कंपनी के बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है। स्ट्रेंथ देखी जाएगी, जो भी मार्केट में स्ट्रेंथ अवेलेबल है हमारे पास, हमारी कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है। अपॉर्चुनिटी आप लोग देखोगे, अपॉर्चुनिटी क्या देखोगे, देखो जब भी कोई थ्रेट आता है ना, तो थ्रेट के साथ साथ आपका अपॉर्चुनिटी भी आता ही है मार्केट में। तो पहले थ्रेट देखो, फिर अपॉर्चुनिटी देखो, आपके बिजनेस को जो इम्पैक्ट आपको करने वाला है। ठीक है, तो ये है आपका मेन सिचुएशन एनालिसिस के फैक्टर। ठीक है ना। तो इसके अंदर दोस्तों क्या क्या आ गया, प्रोडक्ट का सिचुएशन, प्रोडक्ट सिचुएशन, कंपिटिटिव सिचुएशन, डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन, एनवायरमेंटल फैक्टर एंड अपॉर्चुनिटी एंड इशू एनालिसिस, अपॉर्चुनिटी एंड इशू एनालिसिस। ठीक है, अब देखते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ सिचुएशन एनालिसिस, कि सिचुएशन एनालिसिस आपका कितना इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो देखिए द फॉलोइंग क्वेश्चन बीइंग मे ब्रिंग आउट द इफेक्टिवनेस ऑफ सिचुएशन एनालिसिस। ठीक है, तो सिचुएशन एनालिसिस आपका इफेक्टिव है या नहीं है, उसके लिए आपको ये 4 क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा। 4 क्वेश्चन क्या पूछना पड़ेगा, देखो पहला, इज करंटली अडोप्टेड सिचुएशन एनालिसिस सिंपल एंड प्रैक्टिकल टू यूज, कि आपने जो करंट में जो सिचुएशन एनालिसिस जो आपने अडोप्ट किया है, क्या वो सिंपल है, क्या प्रैक्टिकल है इसको यूज करना, ये आपको देखना है। ठीक है, नंबर 2, इसके बाद क्या है, इज इट इजी एंड क्लियर फॉर इवन एन आउटसाइडर टू अंडरस्टैंड, और जो हमारे आउटसाइडर हैं क्या उनके लिए भी ये इजी एंड क्लियर है, ये हमें देखना होगा। नंबर 3, इज इट फोकस ऑन की फैक्टर, क्या की फैक्टर के बेस पे ये फोकस्ड है, दैट आर इम्पैक्टिंग माई बिजनेस बोथ इंटरनली एक्सटर्नली, तो जो भी फैक्टर आपके बिजनेस को इंटरनली एक्सटर्नली जो इम्पैक्ट कर रहे हैं, क्या उन फैक्टर को ध्यान में रख के सिचुएशन एनालिसिस की गई है। एंड डज इट क्लियरली आइडेंटिफाई फ्यूचर गोल फॉर द बिजनेस, और क्या ये बिजनेस के फ्यूचर गोल को आइडेंटिफाई कर पाता है। तो इन चारों का जवाब अगर यस में आता है दोस्तों, तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो सिचुएशन एनालिसिस है वो काफ़ी इफेक्टिव है। और अगर इसका जवाब यस में नहीं आता, तो फिर आपका सिचुएशन एनालिसिस जो है दोस्तों इफेक्टिव नहीं है। तो बताओ आप लोग चार क्वेश्चन कौन कौन से करोगे सिचुएशन एनालिसिस के इफेक्टिव होने के लिए। सबसे पहला क्या, कि जो भी सिचुएशन एनालिसिस हमने किया है वो सिंपल होना चाहिए एंड प्रैक्टिकल टू यूज होना चाहिए। उसके बाद आउटसाइडर के लिए भी इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। उसके बाद जो भी इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर हैं उसके बेस पे सिचुएशन एनालिसिस होनी चाहिए। और इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर दोस्तों क्या होती हैं, जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। और उसके बाद डज इट क्लियरली आइडेंटिफाई फ्यूचर गोल फॉर द बिजनेस, तो क्या ये बिजनेस के फ्यूचर गोल को क्लियरली आइडेंटिफाई करता है, ये भी हमें देखना होता है। ठीक है दोस्तों, तो होप सो कि ये सिचुएशन एनालिसिस आप लोगों को समझ में दोस्तों आ गया हो। तो ये एक टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, ये एक टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आता है अपना शॉर्ट एंड टो एनालिसिस। शॉर्ट एंड टो एनालिसिस, शॉर्ट एंड टो एनालिसिस वेद शॉर्ट एंड टो एनालिसिस। देखो तो शॉर्ट एंड टो एनालिसिस में दोस्तों क्या है, देखिए अब इसमें क्या होगा ना, देखो ये टो जो है ना, टो अलग नहीं है, ये शॉर्ट का ही उल्टा है। इसमें क्या होता है ना, देखो यहाँ पे जैसे हम शॉर्ट में क्या करते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट देखते हैं, तो टोज के अंदर थ्रेट अपॉर्चुनिटी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ देखी जाती है। ठीक है ना, बात सही भी है ना, कि देखो जब थ्रेट आएगा तो अपॉर्चुनिटी आएगा, वीकनेस होगी तो हम स्ट्रेंथ के थ्रू ही क्या करेंगे, थ्रेट को टैकल कैसे करोगे, अपॉर्चुनिटी के थ्रू, वीकनेस को टैकल कैसे करोगे, स्ट्रेंथ के थ्रू। तो इसका एनालिसिस है। ठीक है ना, आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए एवरी मैनेजर इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप हिज हर ऑर्गेनाइजेशन मिशन एंड गोल। ठीक है, तो हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, अपने ऑर्गेनाइजेशन के मिशन एंड गोल को सेटअप करना, अपने ऑर्गेनाइजेशन के मिशन एंड गोल को सेटअप करना हर मैनेजर का क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड क्रिएटिंग ए स्ट्रेटेजिक प्लान
उसके बाद क्या करना होता है, क्रिएटिंग स्ट्रेटेजिक प्लान दैट विल गाइड द कंपनी टू अचीव इट गोल। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटेजिक प्लान को क्रिएट करना होगा शॉर्ट एनालिसिस करके, जो कि कंपनी के गोल को अचीव कर सके। एंड फॉर डूइंग दिस मैनेजर मेक यूज ए वैरायटी ऑफ टूल, और ये सब करने के लिए मैनेजर क्या करता है, वैरायटी ऑफ टूल्स यूज करता है, और मेथड को क्या करता है दोस्तों, मेथड को अडोप्ट करता है। तो वैरायटी ऑफ टूल्स को देखता है और वो क्या करता है, मेथड को, ठीक है, तो मेथड वैरायटी ऑफ टूल्स को क्या करता है दोस्तों, अचीव करता है और मेथड देखता है। ठीक है ना, और उसी के अंदर दोस्तों क्या होता है आपका शॉर्ट एंड टो एनालिसिस विच आर टू क्लोजली रिलेटेड ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज। और ये जो दो एनालिसिस है ना, ये कोई छोटा मोटा एनालिसिस नहीं है, ये बहुत ही बड़ा एनालिसिस है दोस्तों। इसी के बेसिस पे आपकी स्ट्रेटजी डिटरमाइन की जाती है। ठीक है ना, अब चलो इसी को हम पूरे डिटेल में कवर करते हैं, डिटेल में कवर करते हैं। चलो अब जाना शुरू करो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए SWOT इज ए टूल फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विच टेक इनटू अकाउंट बोथ एग्जामिनेशन ऑफ द कंपनी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है ना, तो SWOT के अंदर हम क्या करते हैं, कंपनी के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही एनवायरनमेंट को हम लोग देखते हैं। तो देखो दोस्तों, अब जो भी थ्रेट और अपॉर्चुनिटी होगा ना, थ्रेट अपॉर्चुनिटी, तो थ्रेट और अपॉर्चुनिटी जो है वो आपका एक्सटर्नल से रिलेटेड है, जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो आपका इंटरनल से रिलेटेड है, ध्यान रखना। तो इट कंसिस्ट इन रिकॉग्निशन ऑफ की एसेट एंड वीकनेसेस ऑफ द कंपनी एंड मैचिंग देम टू एक्सप्लॉइट फ्यूचर अपॉर्चुनिटी एंड कॉम्बेटिंग थ्रेट। तो SWOT इज क्वाइट हेल्पफुल इन फॉर्मुलेटिंग कंपनी स्ट्रेटजी। तो दोस्तों कुछ नहीं है, SWOT एनालिसिस टो एनालिसिस बस एक टूल्स हैं जो हेल्प करते हैं स्ट्रेटजी के फॉर्मुलेशन में। तो SWOT को आप एक्सपेंड कैसे करोगे दोस्तों, बताओ। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट, T फॉर थ्रेट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं टोज। टोज आपका, तो टोज क्या होता है, देखो दऊ टोज वाज क्रिएटेड थ्रू रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर ऑफ SWOT एनालिसिस। कि टो हमने कैसे क्रिएट किया है, SWOT एनालिसिस के लेटर को रीअरेंज करके, येट इट में नॉट बी कंसिडर जस्ट रिवर्सल ऑफ सीक्वेंस ऑफ SWOT एनालिसिस। लेकिन फिर भी हम इसको SWOT एनालिसिस के रिवर्सल नहीं बोलते। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो SWOT एनालिसिस के अंदर आप लोग स्टार्ट कैसे करते हो, आप इवेल्युएट करते हो इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड सीक द मैनर ऑफ देयर बेस्ट एप्लीकेशन टेकिंग इनटू अकाउंट एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आप अपने इंटरनल स्ट्रेंथ वीकनेस को देखते हो और एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी थ्रेट अपॉर्चुनिटी होती है उसको ध्यान में रखते हो। जबकि टो एनालिसिस जो होता है वो स्कैन क्या करता है, वो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को एनालिसिस करता है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता है, एंड देन जनरेट कंपेयर एंड सिलेक्ट स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस टू यूटिलाइज सच अपॉर्चुनिटी एंड रिड्यूस दी थ्रेट। आई बात समझ में दोस्तों। तो SWOT एनालिसिस के अंदर क्या होता है, हम सबसे पहले अपने कंपनी के इंटरनली स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को देखते हैं, और स्ट्रेंथ वीकनेस को देखने के बाद जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में थ्रेट अपॉर्चुनिटी को देखते हैं तो उसी स्ट्रेंथ वीकनेस के एनालिसिस के बेस पे इस अपॉर्चुनिटी को ध्यान रखते हुए हमें थ्रेट को कम करना होता है। जबकि टोज में क्या होता है, टोज के अंदर सबसे पहले हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की एनालिसिस करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है हमारे पास, और उसके बाद अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बेसिस पे
स्ट्रेटेजी हम डेवलप करते हैं, स्ट्रेटेजी डेवलप करके इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करके हम थ्रेट को रिड्यूस करते हैं। तो देखा आप लोगों ने, दोनों बिल्कुल ही डिफरेंस है। अब बात आती है कि हु कैन यूज शॉर्ट एंड टोज। तो कौन यूज करेगा शॉर्ट और टोज को, ठीक है। तो देखो द शॉर्ट एनालिसिस, एक मिनट, देखो शॉर्ट एनालिसिस ऑटोमेटिक्स इज नॉट जस्ट मींट फॉर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये केवल टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए नहीं बना होता है, बल्कि दिस कैन बी यूजफुल टूल फॉर डिवीजन, प्रोडक्ट, फंक्शन एज वेल एज डिपार्टमेंट, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बता दूं तो आपकी कंपनी जिस भी प्रोडक्ट में डील करती है, जिस भी प्रोडक्ट में आपकी कंपनी, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं पतंजलि के, ठीक है ना, पतंजलि एग्जाम्पल लेते हैं। तो पतंजलि दोस्तों किस प्रोडक्ट में डील करता है? आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इसका स्ट्रेंथ क्या है? आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वीकनेस क्या है? तो वीकनेस भी इंटरनली होगा, ठीक है, तो उसको एनालिसिस करेगा। थ्रेट की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, थ्रेट क्या है उसके लिए? तो और भी तो कंपनियां हैं ना, जैसे डाबर हो गया, श्री का हो गया, तो ये सब, और ये आपका मेघदूत हो गया। तो ये कुछ ऐसे अदर फैक्टर हैं जो थ्रेट क्रिएट करेंगे पतंजलि के लिए, लेकिन साथ ही साथ वो अपॉर्चुनिटी भी तो लेकर के आएंगी ना। तो अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे हम थ्रेट को अपने कम कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो शॉर्ट एंड टो केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ड्राफ्टिंग के लिए नहीं यूज करते, बल्कि ये इंडिपेंडेंट डिवीजन, प्रोडक्ट, फंक्शन और डिपार्टमेंट वाले भी शॉर्ट एंड टो एनालिसिस को कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर इंडिविजुअल एम्प्लॉय ऑन एन ऑपरेशनल लेवल। और यहाँ तक कि जो ऑपरेशनल लेवल पे जो इंडिविजुअल दोस्तों जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं कि किसका? शॉर्ट एंड टो का। अब बात आती है वाई शॉर्ट एंड टोज, कि शॉर्ट एंड टोज क्यों? तो देखो शॉर्ट एंड टो एनालिसिस इज वेरी सिंपल येट वैल्यूएबल टेक्निक। सिंपल तो है लेकिन फिर भी क्या है? वैल्यूएबल टेक्निक है, विच एड्स इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड एनालाइजिंग इट ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एंड सच रिव्यू हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग द relationship between threat, opportunity, weakness and strength for developing strategy and making the decision. So therefore it is necessary to do the short and toe analysis, ठीक है। आप देखते हैं 4 toes strategy product of trade off between internal and external factor। तो देखो टोज के 4 फैक्टर होते हैं। क्या होता है? देखो इस टेबल पर ध्यान लगाओ, देखो ये आपका एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या होगा आपके पास? अपॉर्चुनिटी, और क्या होगा दोस्तों? थ्रेट होगा, ठीक है। और ये रहा आपका इंटरनल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर में क्या होगा? स्ट्रेंथ, और क्या होगा आपका? वीकनेस होगा। तो देखो अब इस मैट्रिक्स को एक्सटर्नल और इंटरनल इन दोनों को बनाओगे तो क्या इम्पैक्ट बनेगा? देखो एक तो बनेगा स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, तो क्या ध्यान से अपॉर्चुनिटी को अगर लेके चलोगे तो अपॉर्चुनिटी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी एंड वीकनेस अपॉर्चुनिटी, फिर थ्रेट। तो स्ट्रेंथ और थ्रेट और वीकनेस और थ्रेट, वीकनेस और थ्रेट। तो ये 4 स्ट्रेटेजी आपके ड्राफ्ट होते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी, वीकनेस अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ थ्रेट एंड थ्रेट वीकनेस, थ्रेट वीकनेस, ठीक है ना। आई बात समझ में? देख पा रहे हो? देखो इस थ्रेट वीकनेस, ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी की। तो स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी आपको क्या दिखाएगा? देखो ये दिखाएगा स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी आर यूटिलाइज टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी? कंपनी अपने स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करेगी ताकि अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर सके, ठीक है। उसके बाद वीकनेस अपॉर्चुनिटी क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन फाइंड ऑप्शन दैट ओवरकम वीकनेस। तो आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी होगा तो अपॉर्चुनिटी के थ्रू क्या करोगे? आप ऑप्शन फाइंड आउट करोगे जिससे कि
आपके वीकनेस को दोस्तों ओवरकम किया जा सके, एंड देन टेक दी एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद आप लोग अपॉर्चुनिटी का क्या करो, लाभ उठाओ। देयरफॉर इट मिटिगेट्स वीकनेस टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटी। आई बात समझ में? तो वीकनेस अपॉर्चुनिटी में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑप्शन ढूंढती है जिससे कि वो वीकनेस को एलिमिनेट करे और उसको एलिमिनेट करके अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करे। ठीक है। थर्ड स्ट्रेटेजी, स्ट्रेंथ एंड थ्रेट। तो एक्सप्लॉइटिंग स्ट्रेंथ टू ओवरकम एनी पोटेंशियल थ्रेट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने स्ट्रेंथ का यूटिलाइज करके कंपनी का जो भी पोटेंशियल थ्रेट होगा उस थ्रेट को हम लोग क्या करेंगे, ओवरकम करेंगे। देन कम्स वीकनेस थ्रेट। तो देखो वीकनेस थ्रेट स्ट्रेटजी, वन इज अटेम्प्टिंग टू मिनिमाइज एनी वीकनेसेस टू अवॉइड पॉसिबल ठीक है, वीकनेस विद वीकनेस थ्रेट स्ट्रेटजी, वन इज अटेम्प्टिंग टू मिनिमाइज एनी वीकनेस टू अवॉइड पॉसिबल थ्रेट। ठीक है, तो स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी आया समझ में। आप लोग स्ट्रेंथ यूटिलाइज करोगे अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए। वीकनेस अपॉर्चुनिटी में पहले वीकनेस को हटाओगे और अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लोगे। स्ट्रेंथ थ्रेट के अंदर स्ट्रेंथ को यूज करके थ्रेट को कम करना होता है। वीकनेस थ्रेट के अंदर वीकनेस और थ्रेट का आप स्ट्रेटजी किस लिए बनाओगे, ताकि वीकनेस को आप क्या करोगे, आप ऐसा स्ट्रेटजी बनाओगे जिससे कि वीकनेस आपका क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके। और जब वीकनेस आपका मिनिमाइज होगा तो जो पॉसिबल थ्रेट होगा वो भी अवॉइड हो जाएगा। तो वीकनेस थ्रेट में दोस्तों हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, वीकनेस थ्रेट की स्ट्रेटजी बनाते हैं जिससे कि वीकनेस को हम मिनिमाइज कर पाएँ। और जब एक बार वीकनेस आपका मिनिमाइज होगा तो आपका पॉसिबल थ्रेट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका शॉर्ट का स्ट्रेटजी। अब देखो ये शॉर्ट का स्ट्रेटजी था। अब देखो स्ट्रेटजी इन टो। ठीक है, टोज की स्ट्रेटजी, दोस्तों टोज की स्ट्रेटजी देखते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू देखो द अग्रेसिव स्ट्रेटजी यानी कि मैक्सी कंसिस्ट इन मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द synergy effect present between the strong side of organization and opportunity generated by the environment। मतलब क्या हुआ, according to क्रिस्टोफ ओवलोज अग्रेसिव स्ट्रेटजी यानी कि मैक्सी क्या होता है, इसके अंदर मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन होता है। जो भी आपका सिनर्जी इफेक्ट होगा प्रेजेंट बिटवीन दी स्ट्रॉन्ग साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड अपॉर्चुनिटी जनरेटेड बाय दी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, मेनली आपका ऑर्गेनाइजेशन की अपॉर्चुनिटी, ऑर्गेनाइजेशन की क्या करेंगे, देखो जो भी आपका स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रेंथ ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी का हमें क्या करना होता है, मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन होता है। देयरफॉर मैक्सी रेफर टू एन ऑर्गेनाइजेशन, मैक्सी रेफर टू ऑर्गेनाइजेशन within which synergy effect is present and opportunity are dominating in the environment। तो इसमें दोस्तों मैक्सी में क्या होता है, सिनर्जी इफेक्ट आपका प्रेजेंट होता है और अपॉर्चुनिटी एनवायरनमेंट में डोमिनेट होती है। तो इट कंसिस्ट इन स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट विद मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड अवेलेबल अपॉर्चुनिटी। ठीक है दोस्तों, तो इट कंसिस्ट इन
स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट विद मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड अवेलेबल अपॉर्चुनिटी। तो स्ट्रेंथ एंड अवेलेबल अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे आप लोगों को क्या करना होता है, सिनर्जी इफेक्ट देखना होता है जो प्रेजेंट है आपके एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, और जो अपॉर्चुनिटी आपकी डोमिनेट कर रही है। उसके बाद होता है आपका कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी। कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी, तो कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी में क्या होता है, कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी में दोस्तों होता है मैक्सी मिनी। मैक्सी मिनी कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी में दोस्तों क्या होता है, मैक्सी मिनी। तो देखो इसमें क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन ए सिचुएशन व्हेन विद हाई इंटरनल पोटेंशियल इट अंडरगो अनफेवरेबल सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन और थ्रेट। तो ये दोस्तों किसके ऊपर मेनली फोकस करता है बताओ, ये इंटरनल पोटेंशियल पर फोकस करेगा। तो ये क्या करेगा, फेवरेबल सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन और थ्रेट, उसके ऊपर क्या करेगा, ये फोकस करेगा। थ्रेट नीड टू ओवरकम विद यूज ऑफ स्ट्रेंथ। तो हमें क्या करना होगा, हमें थ्रेट को ओवरकम करना होगा विद द यूज ऑफ स्ट्रेंथ। इजी कंपिटिटर शुड बी बोथ एंड इट्स शेयर टेकन ओवर। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या कर लेंगे, हम कंपिटिटर के शेयर को टेक ओवर कर लेंगे या कंपिटिटर को हम लोग बाय कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, अब वो जो कंपिटिटर होगा ऑर्गेनाइजेशन में होगा ही नहीं, उसको अपने में ओवरटेक कर लो, ओवरटेक करके अमलगमेट कर लो उसके साथ, तो कंपिटिटर ही खत्म हो जाएगा। अब आएगा आपका कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। देखो कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी में क्या होता है, ये होता है आपका मिनी मैक्सी। मिनी मैक्सी देखो आया समझ में दोस्तों। देखो अग्रेसिव स्ट्रेटेजी में क्या होता है, अग्रेसिव स्ट्रेटेजी के अंदर हम अपने स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी जो भी अवेलेबल होती है उसका यूज करके जो भी सिनर्जी, जो एक पॉसिबल फेवरेबल इफेक्ट होता है आपके एनवायरनमेंट में, उसका मोस्ट आप क्या करते हो, यूज करते हो। जबकि कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी में क्या होता है, यहाँ पे जो भी आपका एक्सटर्नल थ्रेट होता है उसका आप एनालिसिस करते हो और आप यहाँ पे क्या करते हो, अपने थ्रेट को ओवरकम करते हो विद द यूज ऑफ स्ट्रेंथ। जैसे एग्जांपल के तौर पे कंपटीटर को आप बाय कर लो, उसके शेयर को टेक ओवर कर लो। अब हम बात करते हैं कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। उसके बाद एक केस स्टडी भी हम देखेंगे, ठीक है ना। देखिए कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी यानी कि मिनी मैक्सी। तो देखो इट इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन क्या, वेयर वीकनेस डोमिनेट ओवर दी स्ट्रेंथ, ठीक है। तो मिनी मैक्सी यानी कि कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी यानी कि मिनी मैक्सी। ये जो कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी होती है, ये कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी दोस्तों किस एनवायरनमेंट में प्रिवेल करती है, उस एनवायरनमेंट में प्रिवेल करती है जहाँ पे आपका जो वीकनेस होता है, वीकनेस आपका स्ट्रेंथ को डोमिनेट करता है। जहाँ पे भी वीकनेस आपके, जहाँ पे भी वीकनेस आपके स्ट्रेंथ को डोमिनेट करेगी, वहीं पर ये अपॉर्चुनिटी आपकी क्या होगी दोस्तों, बताइए, प्रिवेल करेगी, ठीक है ना। तो देखो, तो कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी कंसिस्ट इन एलिमिनेशन ऑफ वीक साइड ऑफ कंपनी। तो कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी का जो भी वीक साइड होता है आपकी कंपनी का, तो कंपनी के वीक साइड को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ थ्रू मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी दैट सपोर्ट डेवलपमेंट। और उसके बाद दोस्तों क्या होगा, कंपनी के ऑपरेशन के वीक साइड को आप एलिमिनेट करोगे और कंस्ट्रक्ट क्या करोगे, कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ करोगे थ्रू मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी, थ्रू मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी दैट सपोर्ट द डेवलपमेंट। तो देखो कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी एम्बेरेस सच एक्शन एज एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्स का हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉमर्शियल रिसोर्सेज में क्या करोगे आप लोग, इंप्रूवमेंट करोगे। इम्प्रूवमेंट ऑफ ए लाइन प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करोगे। इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट करोगे।
रिडक्शन ऑफ कोस्ट, कोस्ट का रिडक्शन करोगे, एंड मेंटेनेंस ऑफ कम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये चीज़ें आप कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी के अंदर अंडरटेक की जाती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डिफेंसिव स्ट्रेटेजी। डिफेंसिव स्ट्रेटेजी क्या दोस्तों? मिनी, ठीक है। तो देखो, दिस स्ट्रेटेजी इनेबल सर्वाइवल इन ए सिचुएशन, ये सर्वाइवल को इनेबल करेगा व्हेन ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन एन अनफेवरेबल एनवायरनमेंट। जब भी आपका ऑर्गेनाइजेशन आपका अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में होता है तो ये स्ट्रेटेजी आपके ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल को क्या करती है? इनेबल करती है। जब आपकी कंपनी का जो एनवायरनमेंट है इंटरनल एक्सटर्नल, जब वो अनफेवरेबल होगा तो जो डिफेंसिव स्ट्रेटेजी होगी यानी कि मिनी ये आपके कंपनी के सर्वाइवल को इनेबल करती है, ठीक है ना। तो इट इज़ डिप्राइव्ड ऑफ स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे मेन दोस्तों क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है। तो देखो, इट में लीड टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द कंपनी बिफोर इट्स लिक्विडेशन। तो कंपनी के लिक्विडेशन से पहले जितना भी मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सकता है उस बेनिफिट को हम लोग लेंगे। और टू कंबाइन इट विद अनदर एंटरप्राइज, या फिर हम क्या करेंगे? किसी और कंपनी से कंबाइन करने से पहले। तो देखो, द डिफेंसिव स्ट्रेटेजी एनकम्पासेस सच एक्शन सच एज ग्रेजुअल विड्रोवल। ग्रेजुअल विड्रोवल क्या? प्रोडक्ट को धीमे धीमे मार्केट से आप लोग प्रोडक्ट को धीमे धीमे दोस्तों क्या करोगे? प्रोडक्ट को धीमे धीमे क्या करोगे? मार्केट से निकालोगे। रिडक्शन ऑफ कोस्ट, कोस्ट को रिड्यूस करोगे। रिडक्शन ऑफ प्रोडक्टिव एबिलिटी, आप प्रोडक्टिव एबिलिटी को क्या करोगे? रिड्यूस करोगे। एंड सीजिंग द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को दोस्तों क्या करोगे? सीज करोगे। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को क्या करोगे? रोकोगे। तो इट इज ए स्ट्रेटजी दैट प्रोवाइड सर्वाइवल थ्रू काउंटरएक्टिंग वीक साइड एंड थ्रेट। तो ये स्ट्रेटजी क्या होती है? आपके जो वीक साइड और थ्रेट होता है उसको काउंटर अटैक करके आपके सर्वाइवल को इनेबल करती है, ठीक है दोस्तों। तो देखो, हमने टो के 4 स्ट्रेटजी देखे, अग्रेसिव स्ट्रेटजी, कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी। तो अग्रेसिव में क्या होता है दोस्तों? अपने स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम यूज करके सिनर्जी इम्पैक्ट आप देखोगे। कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी में क्या होता है? वीकनेस को कम करोगे और इसके साथ ही थ्रेट को कम करोगे स्ट्रेंथ का यूज करके। कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी में दोस्तों क्या होता है? यहाँ पे जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी जो होगा, अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम आप यूज लोगे और जो कंपनी का वीक साइड होगा उसको आप कम करोगे। डिफेंसिव में क्या होता है? यहाँ पे आपकी जो एनवायरनमेंट होती है वो काफ़ी अनफेवरेबल होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हम स्ट्रेटजी बना करके हम अपने कंपनी के सर्वाइवल को इनेबल करते हैं अनफेवरेबल एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने शॉर्ट एंड टोच पढ़ा, होप्स आपको समझ में आया हो। अब चलिए इसको हम एक एग्जांपल से सप्लीमेंट करते हैं। देखिए, केस स्टडी ऑफ टो मैट्रिक्स फॉर एप्पल। देखिए, एप्पल का ये टोज स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना। देखो, एप्पल के हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ क्या है दोस्तों? मार्केट लीडर इन एरिया ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, है ना। इसका प्रोडक्ट होता ही है हाई। देखो, हाई स्ट्रॉन्ग इन ब्रांड इमेज, ब्रांड इमेज है एप्पल का, है ना ब्रांड। और बताओ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी है एप्पल के पास। इनोवेटिव एंड हाईली सोफिस्टिकेटेड सप्लाई चेन, बिल्कुल सही बात। हाई प्रॉफिट मार्जिन एंड लार्ज एंड लॉयल कस्टमर बेस, है ना। तो ये आपके एप्पल का क्या है? स्ट्रेंथ है। अब अगर एप्पल की वीकनेस की अगर हम बात करने जाएं तो वीकनेस के अंदर जो मेन जो, एक मिनट, ये कहाँ गया वो? हाँ, देखिए, अगर वीकनेस की बात करोगे तो प्रोडक्ट नॉट प्राइस कम्पिटिटिवली, 1 लाख से कम कोई प्रोडक्ट ही नहीं होता, है ना। थिन प्रोडक्ट रेंज इन कंपेरिजन टू द कंपटीटर। थिन प्रोडक्ट रेंज क्या दोस्तों? इनका प्रोडक्ट रेंज काफ़ी कम है। अब जैसे बाकी लोग होते हैं ना, जैसे रियलमी का एग्जांपल ले लो, वो साल भर में कम से कम 10 से 15 प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है, जबकि एप्पल क्या है? ये लिमिटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि आईपैड बनाते हैं, एप्पल का पीसी बनाते हैं, एप्पल का फ़ोन बनाते हैं। तो इनका लिमिटेड प्रोडक्टिविटी है, ठीक है ना। प्रोडक्ट इनकम्पेटिबल विद द अदर ब्रांड। अब अदर ब्रांड के लिए इनकम्पेटिबल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो आप लोग, किसी जैसे कि
सैमसंग का ईयरफोन आप लोग यूज़ कर लो, एप्पल में यूज ही नहीं होगा। कुछ चीज़ें होती है ना इसके अंदर, जैसे कि माइक्रो एसडी आप यूज नहीं कर सकते एप्पल के साथ। तो ये कुछ फैक्टर हैं दोस्तों जो हमें ध्यान देना होता है। अब देखो अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो अपॉर्चुनिटी में क्या होता है बताओ? राइजिंग डिमांड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बिल्कुल सही बात। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। थ्रेड क्या क्या है? एलिवेटेड कंपटीशन एंड राइज इन कॉस्ट ऑफ इनपुट। तो देखो इसका जो इनपुट कॉस्ट है वो तो इंक्रीज होता ही है, और अब यहाँ पे कंपटीशन भी है इनके लिए। अब तो बहुत सारी कंपनी आ चुकी है ना मार्केट में, तो कुछ तो शेयर इसका इम्पैक्ट हुआ ही है दोस्तों, क्योंकि एप्पल की कॉपी करके उसके जैसे ही जो सर्विसेज होती हैं वो बाकी कंपनियां भी प्रोवाइड कर रही हैं, और वो भी एप्पल से कम कॉस्ट पे। अब जैसे एप्पल में जो भी आप लोग फीचर लेते हो, 1-1 लाख रुपए आप खर्च करते हो, वो आजकल आप देख ही रहे हो वन प्लस का स्मार्टफोन वो 1 लाख के फीचर आपको 40 से 45 हज़ार में प्रोवाइड कर देता है, और ब्रांड वैल्यू भी है वन प्लस का। तो देखो ये सब क्या है, कुछ इनके थ्रेट हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है सोचो। एप्पल को भी कम्पिटिटिव प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे अभी एक आया ना सबसे सस्ता आईफोन SE। देखो अब देखो एप्पल टोजमेटिक्स में देखो क्या है, स्ट्रेंथ वीकनेस या अपॉर्चुनिटी थ्रेट, ये आपका एक्सटर्नल हो गया और ये आपका इंटरनल हो गया। तो देखो इसमें क्या होगा, एसओ में क्या है, यूजिंग स्ट्रेंथ टू कैपिटलाइज ऑन एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। वो स्ट्रेंथ को यूज करके अपने अपॉर्चुनिटी को और कैपिटलाइज करेगा, वो अपने ब्रांड इमेज को यूज करेगा टू डाइवर्सिफाई एंड डेवलप पार्टनरशिप विद अदर ब्रांड इंट्रोड्यूसिंग कंपेटेबिलिटी फीचर, ठीक है। थ्रेड क्या है, यूज स्ट्रेंथ टू कॉम्बैट थ्रेड, वो अपने स्ट्रेंथ को यूज करके थ्रेड को दूर करेगा। तो कंट्रोल कॉस्ट टू बीट कंपटीशन, अपने कंट्रोल करे कॉस्ट को जिससे कंपटीशन को बीट करेगा, एंड फोकस ऑन कल्चरल चेंजेस, ठीक है। वीकनेस की अगर हम बात करें तो ओवरकम वीकनेस टू कैपिटलाइज एन अपॉर्चुनिटी, ओवरकम वीकनेसेस टू कैपिटलाइज एन ओन अपॉर्चुनिटी। तो वीकनेस को ओवरकम करेगा अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करके। अट्रैक्ट मिडिल क्लास कस्टमर बाय रिड्यूसिंग प्राइस, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या करेगा, मिडिल क्लास कस्टमर को भी फोकस करेगा प्राइस को रिड्यूस करके। फाइंड न्यू कस्टमर सेगमेंट एंड इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट कलर फॉर देम। आई बात समझ में। तो वीकनेस को क्या करोगे, अपॉर्चुनिटी के थ्रू खत्म करोगे। कैसे होगा, मिडिल क्लास कस्टमर पे फोकस करो, सस्ते प्राइस पे प्रोडक्ट को लॉन्च करके। अब देखो वीकनेस थ्रेट, तो रिड्यूस वीकनेस टू कॉम्बैट थ्रेट, आप वीकनेस को क्या करो, रिड्यूस करो जिससे कि थ्रेट आपका कम हो सके। तो एक्सप्लॉइट एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन कैपेबिलिटी, सप्लाई चेन कैपेबिलिटी को आप यूज करोगे कॉस्ट को क्या करने के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। एंड इंट्रोड्यूस कम्पिटिटिवली प्राइस्ड प्रोडक्ट, और इंट्रोड्यूस क्या करोगे, कम्पिटिटिवली प्राइस्ड प्रोडक्ट, ठीक है। इसको आप लोग करोगे, ठीक है। तो ये था आपका शॉर्ट एंड टोज एनालिसिस, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मैं यही एक टॉपिक रहने देता हूँ। मैं अब ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा इस थ्योरी के लिए। ऐसे ही आप लोगों के लिए एक दो टॉपिक आपको मैं दे दिया करूँगा, साइड बाय साइड आप लोग एसएम को ऐसे ही चलाते रहना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपका ये सेशन एंड करता हूँ दोस्तों, ठीक है। और आप लोग मेरे साथ बने रहें, और मेरे चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।